वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज अपने रीडिंग सेशन में द हिंदू की बजाय द इकोनॉमिस्ट से एक आर्टिकल को लेके अपने रीड करेंगे। फेस्टिव बट फ्रेइंग इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है इंडियन डेमोक्रेसी की स्टेट पे, कैसी हमारी गणतंत्र की अवस्था हो गई है आजकल उस चीज़ पे। देखिए, अपनी रीडिंग स्किल्स को डाइवर्सिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका है अलग अलग सोर्सेज से पढ़ाई करना, रीड करना। तो द हिंदू से आप पढ़ते ही हो, कभी कभी द इकोनॉमिस्ट या किसी और मैगजीन से भी पढ़ लोगे, रीडिंग को थोड़ा सा और अच्छे से डेवलप कर सकते हो। आपका आज का क्विज दिखा दें इस आर्टिकल के ऊपर जो बेस्ड है। जो भी आप अगले आधे पौने घंटे सीखोगे इस क्विज पे अप्लाई होगा, है ना। ग्रामर, वोकेबलरी, हर चीज़ जो आप सीख रहे हो इस क्विज में 6 में से 6 मार्क्स आपको लेकर के आने हैं। चलिए, क्लास के लास्ट में मैं इसका सोल्यूशन करवाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है फेस्टिव बट फ्रेइंग। देखिए, फेस्टिव मतलब त्यौहार भरा, त्यौहार के मौसम वाला, त्यौहार के मूड वाला। लेकिन फ्रेइंग का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो कॉज करे फ्रिक्शन को, जो आपस में तनाव को कॉज करे, है ना, घर्षण को कॉज करे। कह रहा है फेस्टिव तो है, फेस्टिवल जैसी तो है, लेकिन बहुत फ्रेइंग है, बहुत फ्रिक्शन को कॉज करने वाली है, बहुत तनाव को लाने वाली है। बात कर रहा है इंडियन डेमोक्रेसी की, है ना। अब देखो डिटेल में देखेंगे क्या कहना चाह रहा है इसके टाइटल पैराग्राफ से। कह रहा है इट इज़ not only sectarianism that is eating away at Indian politics। कह रहे इट इज़ नॉट ओनली, ये नहीं है केवल सेक्टेरियनिज्म। सेक्टेरियनिज्म क्या होता है? जब आप किसी सेक्ट से जुड़ जाते हो और उसकी अंधभक्ति में लग जाते हो तो आप सेक्टेरियनिस्ट हो जाते हो। जैसे कोई आदमी बोलता है मैं तो बीजेपी वाला हूँ, या कोई बोलता है मैं तो कांग्रेस वाला हूँ, सपा वाला हूँ, बसपा वाला हूँ, तो उसको अच्छाइयाँ बुराइयाँ इन चीज़ों से मतलब रहा ही नहीं है। उस आदमी को कांग्रेस और बीजेपी से जुड़े रहने से मतलब हो गया है, उस सेक्ट से वो आदमी जो है बिलोंग करने लगा है। इसी को बोलते हैं नैरो माइंडेड एडहेरेंस टू अ सेक्ट और पार्टी। ना अच्छाई ना बुराई, बस मैं जुड़ा हुआ हूँ तो जुड़ा हुआ हूँ। कह रहे सिर्फ ये नैरो माइंडेड सेक्टेरियनिज्म ही नहीं, और भी कई चीज़ें हैं जो ईट अवे ऐड कर रही हैं इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर। अब ये ईट अवे ऐड क्या होता है? एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को धीमे धीमे खा जाना, है ना। जैसे जंग खा जाती है ना लोहे को, उसको कहते हैं ईट अवे ऐड करना। इसको अपने यूज़ करके देख लेते हैं। बहुत अच्छी फ्रेजल वर्ब है ये। A small leakage can eat away at the drainage pipe। एक छोटा सा लीकेज भी खा सकता है, ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय कर सकता है ड्रेनेज पाइप को। पाइप में अगर थोड़ा सा लीकेज आ जाए, पानी निकलने लगे, वो पूरी पाइप में छेद हो जाएगा बड़ा सा, है ना। वैसे ही राइजिंग एनपीएज आर ईटिंग अवे एट इंडियन बैंक्स। बढ़ते हुए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ईट अवे एट कर रहे हैं, धीमे धीमे खा रहे हैं, ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं भारत के बैंक्स को। तो इस तरीके से ईट अवे एट नाम की फ्रेजल वर्ब को आप याद करें। चलिए आगे बढ़े। बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है आज का। आप देखोगे ना, कुछ चीज़ों से हो सकता है आप कुछ चीज़ों से सहमत ना हो, अग्री ना हो, लेकिन जो लिखा है वो बहुत ही इफेक्टिव है। चलिए अब एक काम करते हैं, मैं आपको इस आर्टिकल की सारी वोकैब दिखा देता हूँ। ये याद रखना है, इस सब्जेक्ट है आपका इट, वर्ब है आपके इज, दैट आपका सब्जेक्ट है, वर्ब है इज ईटिंग अवे। सब्जेक्ट वर्ब आपको ग्रीन और पिंक कलर में मार्क मिलेगा। पूरे आर्टिकल में आपको इसको फॉलो करते जाना है ना। इसकी वोकैब दिखा देता हूँ ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ते जाएं। उसी के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले जरूर से इस ऐप को डाउनलोड करें, वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर को, प्ले स्टोर से। इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक भी है। सभी क्वालिटी कोर्सेज अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको मिलते हैं, जो मैं खुद डिज़ाइन करता हूँ। बैंकिंग का कॉम्बो अवेलेबल है 1 साल की वैलिडिटी के साथ। मेंस और प्रीलिम्स दोनों की तैयारी आपको करवाई जाती है। कोड को यूज़ कर लेना है ना, ताकि कॉम्बो पे आपको डिस्काउंट मिल सके। उसी तरीके से आपको एसएससी का कॉम्बो भी मिलेगा, 1-2 दिनों में लॉन्च करने वाले हैं। राइटिंग स्किल्स का पूरा कोर्स भी मिलेगा, 60 आवर्स में आप लिखना सीख सकते हो किसी भी एग्जाम के लिए। बिल्कुल बेसिक से सिखाता हूँ, 60 घंटे का कोर्स है। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, राइटिंग वाला पोर्शन इसमें कवर हो जाता है। कोई भी क्वेरी हो ऐप से रिलेटेड, ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप करें, मेरी टीम आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई कर देती है। चलिए, अपनी वोकैब शीट है, सारे नए और पुराने वर्ड्स इसी शीट में आपको मिलेंगे। इस शीट को आप अपने इस टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर है ना, नया ग्रुप है, यहाँ से आपको मिल जाएगी। चलिए, बेविल्डर पुराना वर्ड है, आज फिर से देखेंगे। कन्फ्लैग्रेशन अगेन रिपीट होगा। हाइएटस अभी थोड़े दिन पहले किया था। अंडरपिन कई बार कर चुके हैं। और 2 नए वर्ड्स हैं आज, परफंक्टरी और एलिविएट, ये दोनों अपन ने ऐड कर दिए हैं। बेविल्डर मतलब ऐसी चीज़ जो आपको कंफ्यूज कर दे अपनी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से, अपनी पेचीदगी की वजह से, है ना। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो, इस वजह से आपको कंफ्यूज हो जाए आप उसको देख करके। जैसे टेक्नोलॉजी इज़ डेवलपिंग विद द बेविल्डरिंग पेस। टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है एक कंफ्यूज करने वाले पेस से, एक ऐसी रफ्तार से जो हमें कंफ्यूज कर दे, है ना। अगर 1 से 2 महीना आप फॉलो नहीं करें टेक्नोलॉजी को, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी नई चीज़ें आ जाती हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं बेविल्डरिंग पेस। इसको बैफल, कॉन्फाउंड, परप्लेक्स, पजल सब इसके सिनोनिम है बेविल्डर के। आज ये बेविल्डर नाम का वर्ड आर्टिकल में आप देखने वाले हैं। कन्फाउंड इसका सिनोनिम है ना, ये आप आर्टिकल में आज देखेंगे। कन्फ्लैग्रेशन
इसको बोलते हैं नरक की आग, एक अनकंट्रोलेबल फायर, एक ऐसी आग जिसको आप कंट्रोल ना कर सके। और आग ही नहीं, अगर कोई सिचुएशन भी हो जो फायर लाइक हो और आप उसको कंट्रोल ना कर पा रहे हो, उसको भी कन्फ्लैग्रेशन बोल सकते हैं। तो ना केवल किसी आग को, बल्कि कोई ऐसी सिचुएशन हो जो आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, उसको आप बोलेंगे कन्फ्लैग्रेशन। मैनी पीपल डाइड इन अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कन्फ्लैग्रेशन इन सूरत। बहुत सारे लोग जो हैं डाई कर गए, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी एक बहुमंजिला इमारत में लगी हुई आग की वजह से, अनकंट्रोलेबल फायर की वजह से, सूरत के अंदर। ध्यान रखना, सिर्फ आग से मत जोड़ना, अगर कोई सिचुएशन हो जो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, वो भी कन्फ्लैग्रेशन बन जाती है। इसको हेल फायर, इन्फर्नो या वाइल्ड फायर भी बोलते हैं कन्फ्लैग्रेशन को। इस वर्ड को आज आप फिर से आर्टिकल में देखने वाले हैं। एक और वर्ड है हमारे पास, हाइएटस, थोड़े दिन पहले किया था। इसका मतलब होता है अ पीरियड ऑफ ब्रेक, किसी काम में छोटी सी विघन, छोटा सा इंटरप्शन। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, 4-5 दिन आपने बीच में पढ़ाई नहीं की, तो आपने पढ़ाई से हाइएटस ले लिया, आया समझ में, पढ़ाई से आपने ब्रेक ले लिया। शी टुक अ 15-day hiatus फ्रॉम वर्क एंड वेंट ऑन अ हॉलीडे इन द मॉलडीव्स। उसने वर्क से, काम से 15 दिन का ब्रेक लिया और हॉलीडे के लिए मॉलडीव्स में चली गई। तो इसको पॉज या इंटरप्शन भी बोलते हैं। हाइएटस नाम का वर्ड आज आप आर्टिकल में देखने वाले हैं। अंडर पिन, देखिए अंडर मतलब नीचे और पिन मतलब सपोर्ट देना। किसी चीज़ को जब आप नीचे से सपोर्ट देते हो ना, कि वो चीज़ डूब ना पाए, वो चीज़ गिर ना पाए, तो उसको कहते हैं अंडर पिन करना। अरे समझ में, अंडर पिन करना टू सपोर्ट या प्रमोट, लेकिन नीचे से कुछ इस तरह से अंडर पिन करते हो, आप सपोर्ट करते हो कि वो चीज़ गिर ना पाए। द लॉयर प्रेजेंटेड अ विटनेस टू अंडर पिन हिज आर्ग्यूमेंट्स। लॉयर ने प्रेजेंट किया एक गवाह को, लॉयर लेकर के आया गवाह को, और किस लिए, नीचे से सपोर्ट करने के लिए अपनी आर्ग्यूमेंट्स को, अपनी आर्ग्यूमेंट्स को ना गिरने देने के लिए उसने गवाह को पेश किया। तो अंडर पिन, अंडर गर्ड, कोलैबोरेट, सब एक दूसरे के सिनोनिम है। ये वर्ड आज आप फिर से आर्टिकल में देखने वाले हैं, अंडर पिन। एक नया वर्ड है परफंक्ट्री। परफेक्ट्री का मतलब होता है हिंदी में बताता हूँ, सरसरी तौर पे, सरसरी तौर पे, कैजुअल एंड हेस्टी, बिना किसी अटेंशन के कोई काम करते हो ना, तो आप करते हो परफंक्ट्री। जैसे बिना मन के कोई काम कर रहे हो, उसको बोलेंगे परफंक्ट्री काम कर रहे हो आप उसमें बिल्कुल भी डिटेल्स के अंदर नहीं जा रहे हो, बस कर रहे हो क्योंकि मजबूरी है आपकी, है ना, कैजुअल तरीके से। केयरलेस पीपल ऑफन वर्क इन परफंक्ट्री मैनर। केयरलेस पीपल जो होते हैं अक्सर वो सरसरी तौर पे ही काम करते हैं, सरसरी तरीके से ही काम करते हैं, है ना, किसी भी काम में ध्यान नहीं होता, उनका मन नहीं होता, इसलिए वो केयरलेस पीपल होते हैं। इसको कर्सरी या सुपरफिशियल भी बोलते हैं। परफंक्ट्री को आज आप आर्टिकल में देखेंगे। चलिए लास्ट वर्ड है एलिविएट, बहुत बार कर चुके हैं, किसी चीज़ पे मलहम लगाना, किसी चीज़ की इंटेंसिटी को कम करना। टू एलिविएट राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ स्किल इन्हांसमेंट प्रोग्राम। एलिविएट करने के लिए, कम करने के लिए इंटेंसिटी को, बढ़ती हुई जो है अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी की, यानी बेरोजगारी की सीमा को कम करने के लिए सरकार ने लॉन्च किया है एक स्किल इन्हांसमेंट प्रोग्राम, जिसमें लोगों की स्किल्स को इन्हांस किया जाएगा, लोगों को कुछ नए चीज़ें सिखाई जाएंगी ताकि वो काम कर सके, एम्प्लॉयमेंट मिल सके उनको। एलिविएट को आज आप आर्टिकल में देखेंगे, इसके सिनोनिम है मॉलिफाई, पैसिफाई, बाम, है ना, प्लेकेट, यहाँ लिखा नहीं है, अले, एमिलियरेट, एलिविएट, सब एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं, किसी भी चीज़ पे मलहम लगाने के जो है मीनिंग रखते हैं। चलिए ये 5-6 वर्ड्स हैं, रिवीजन को चालू रखें। चलिए आर्टिकल किस बारे में लिखा हुआ है हमें पता लगे। इस आर्टिकल में बताया गया कि इंडियन डेमोक्रेसी की, इंडियन गणतंत्र की अवस्था यानी कि स्टेट कैसे खराब होती जा रही है वक्त के साथ। इसने एग्जाम्पल लिया यूपी के चुनावों का या 5 विधानसभा चुनावों का जो हाल में अभी चल रहे हैं। नेता लोग किस तरीके से धर्म के नाम पे लोगों को बांट करके वोट मांग रहे हैं। यह आर्टिकल द इकोनॉमिस्ट मैगजीन में लिखा गया था, याद रखें, इंग्लैंड की एक मैगजीन है, बहुत मशहूर मैगजीन है वर्ल्ड वाइड। तो उसमें कैसा माना जाता है इंडियन डेमोक्रेसी को, उसके बारे में बताया गया। कुछ अच्छी बातें भी बताई गई हैं, लेकिन मोस्टली यही बताया गया कि कैसे इंडियन पॉलिटिक्स जो है बहुत ही खराब दौर से गुजर रही है। आर्टिकल की टोन है वरिंग, इसमें सारी चिंताओं को गिनाया गया है इंडिया के लिए जो अभी हमारे सामने चैलेंजेस खड़े हैं ना, तो वरिंग टोन में या एंक्शियस टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है। शुरू करें। कैरेट द फ्रेज स्टेट इलेक्शन डज नॉट डू इट जस्टिस। करे जो फ्रेज है ना, ये जो बात है, क्या भाई, स्टेट इलेक्शन, विधानसभा चुनाव, करे ये नहीं करता है इसे जस्टिस, ये इसके साथ न्याय नहीं करता है। अब देखो किसके साथ न्याय नहीं करता है, ये आगे बताएगा, है ना। डज नॉट डू जस्टिस, ये पूरा एक फ्रेज होता है, मैं आपको भी डिटेल में करवा दूंगा। तो कह रहा अगर इस पूरे चुनाव को आप खाली स्टेट इलेक्शन बोलो, विधानसभा चुनाव बोलो, तो इस चुनाव के साथ ये जस्टिस नहीं होगा, इस चुनाव के साथ ये न्याय नहीं होगा। इलेक्शन की वर्ब है डज नॉट डू समवन जस्टिस, डू समवन गुड, डू समवन अ फेवर, डू समवन बैड, डू समवन इनजस्टिस, ये फ्रेज होते हैं इंग्लिश में। आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ इस फ्रेज को। जैसे सेंटेंस है अ 15 मिनट ब्रेक फॉर एवरी 2 आवर्स ऑफ स्टडी विल डू यू गुड। 15 मिनट का ब्रेक हर 2 घंटे की पढ़ाई के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। तो डू यू गुड मतलब आपके लिए अच्छा रहेगा, आ रहा समझ में। डू यू बैड मतलब आपके लिए बुरा रहेगा,
डू यू जस्टिस मतलब आपके लिए न्याय रहेगा, डू यू इनजस्टिस मतलब आपके लिए अन्याय होगा। वैसे ही द जज डिड द इनोसेंट जस्टिस बाय एक्विटिंग हिम ऑल ऑफ चार्जेस, जज साहब ने इनोसेंट के साथ जस्टिस किया, डिड द इनोसेंट जस्टिस, और कैसे, उसको बाइज्जत बरी करके सभी गुनाहों से, सभी चार्जेस से। तो ये जो फ्रेज है डू समवन जस्टिस इन जस्टिस, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जहां भी दिखेगा इसका यही मीनिंग होगा। चलिए, कह रहा ओवर 150 million people will throng to 174,351 polling station in the course of 7 rounds of voting spread over a month। कह रहे 150 मिलियन लोगों से ज़्यादा लोग थ्रोंग टू करेंगे। थ्रोंग का मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ जमावड़ा लगाना, है ना, कहीं बस पूरे झुंड के अंदर किसी जगह पहुंच जाना। तो 150 मिलियन यानी कि कितने लोग हो गए, 15 करोड़ लोग। 15 करोड़ लोग जमावड़ा लगाएंगे या झुंड में जाएंगे 1,74,351 पोलिंग स्टेशन पे, चुनाव जो है स्टेशन पे। और कब, इन द कोर्स ऑफ, इस कोर्स के दौरान, इस पूरे पीरियड के दौरान जो है 7 राउंड्स का, और किसके, वोटिंग के। और वो वोटिंग जो स्प्रेड है, जो फैली हुई है एक मंथ के दौरान, एक महीने के दौरान। तो इतनी बड़ी वोटिंग इतने बड़े स्केल पे होगी, 15-15 करोड़ लोग इतने सारे स्टेशंस पे जाएंगे और एक महीने तक वोट ही करते रहेंगे। आया समझ में। पीपल की वर्ब है विल थ्रोंग टू, थ्रोंग का मतलब जमावड़ा लगाना, किसी जगह झुंड में जाना। इन द कोर्स ऑफ मतलब पूरे पीरियड के दौरान, कोर्स के दौरान। स्प्रेड यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। अब मुझे ये बताओ, स्प्रेड एक एडजेक्टिव तो है लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होने के बावजूद स्प्रेड के आगे स्प्रेडेड क्यों नहीं लगाया गया। स्प्रेड की थर्ड फॉर्म स्प्रेड, स्प्रेडेड, स्प्रेडेड अगर ऐसा होती है तो यहाँ पे स्प्रेडेड क्यों नहीं लिखा गया। चलो ये आप खुद से सोचो, मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले थ्रोंग नाम के वर्ड पे नजर डालते हैं, है ना। देखिए थ्रोंग आपको मैंने बता दिया, इसको यूज करने का तरीका आपको सीखना है। ये एक्टिव और पैसिव में अलग अलग तरीके से यूज होता है। एक्टिव में तो आप थ्रोंग के बाद में टू लगा सकते हो, ऑप्शनल होता है। लेकिन पैसिव में थ्रोंग के साथ विद या बाय में से एक लगाया जाता है। विद जो है ज़्यादा प्रीफर होता है। मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। पीपल थ्रोंग्ड टू मूवी हॉल्स टू वॉच द न्यू मूवी। पीपल लोगों ने थ्रोंग टू किया, लोगों ने लार्ज नंबर में गैदर हुए, जमावड़ा किया मूवी हॉल्स में नई मूवी को देखने के लिए। आया समझ में। हजारों की तादाद में मूवी हॉल्स में पहुंच गए क्योंकि उनको रजनीकांत की मूवी देखनी थी। अब देखो ये थ्रोंग देख रहे हो ना, ये एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में थ्रोंग के बाद टू आ सकता है। अब बस यही बताना चाह रहा हूं मैं आपको, यहाँ पे टू लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑप्शनल है। लगा लोगे तो भी ठीक है, नहीं लगाओगे तो भी ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हो ना पीपल विल थ्रोंग, यहाँ पे टू हो सकता है, निकाला भी जा सके, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक्टिव में हो जाता है। अब पैसिव में देखो कैसे बनेगा। मूवी हॉल्स वर थ्रोंग्ड विद या बाय पीपल कमिंग टू वॉच द मूवी। मूवी हॉल्स खचाखच भरे हुए थे, थ्रोंग्ड विद थे या थ्रोंग बाय थे, लोगों के द्वारा जो मूवी को वॉच करने आ रहे थे। आ गया समझ में। तो पैसिव के अंदर थ्रोंग के बाद में विद और बाय में से कुछ भी लगाएं, प्रेफर किया जाता है विद को। ठीक है, वर्ड थ्रोंग्ड विद। चलिए आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा वर्ड है, कहीं कहीं आपको इस पे क्वेश्चंस मिलेंगे थ्रोंग नाम के वर्ड पे। स्प्रेड, 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 V1 V2 V3 सेम रहती है। ये सारे वो वर्ड्स हैं, सारी वो वर्ब्स हैं जिनकी V1 V2 V3 में कोई फर्क नहीं होता है। स्प्रेड, बर्स्ट, हर्ट, कास्ट, फोरकास्ट, स्प्लिट, कट, पुट, हिट, बिड, है ना। कई बार कर चुके हैं इन वर्ब्स को, याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पार्टीज। कह रहा हजारों तो कैंडिडेट्स होंगे और सैकड़ों पार्टियां इस चुनाव में लड़ने वाली हैं। थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स एंड हंड्रेड ऑफ पार्टीज की वर्ब है विल बी। कह रहा देयर आर इवन 39,598 वोटर्स एज 100 और मोर फॉर होम स्पेशल प्रोविजन विल बी मेड। कह रहा है यहाँ तक कि 39,598 ऐसे वोटर्स भी हैं जो एज्ड हैं 100 साल या उससे भी ज़्यादा, और जिनके लिए फॉर होम, जिनके लिए स्पेशल प्रोविजन को किया जाएगा, स्पेशल अरेंजमेंट जो है किए जाएंगे। आगे समझ में। तो ये बता रहा है, स्केल बता रहा है इंडियन डेमोक्रेसी का स्केल कितना बड़ा है ना। इतने सारे लोग, जो इतने सारे वोटर तो हैं 100 साल से ज़्यादा के हैं जिनके लिए स्पेशल प्रोविजन होंगी, है ना। 39,598 वोटर्स के लिए वर्ब है आर, प्रोविजन की वर्ब है विल बी मेड। एज्ड मतलब जो एज्ड हैं, जो ज़्यादा उम्र के हैं, है ना। चलिए कह रहा एंड ऑल दिस इज जस्ट इन द बिगेस्ट स्टेट यूपी ऑफ द 5 दैट आर होल्डिंग इलेक्शंस इन इंडिया इन द कमिंग वीक्स। अब कह रहा है ये जो सारा आपने सुना, अजीब अजीब बातें, लाखों हजारों करोड़ों लोग जो इलेक्शन करेंगे, कह रहा है ये सारा कुछ जो है ना महज सबसे बड़ी स्टेट में है इंडिया की, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। और ये उत्तर प्रदेश कौन सी है, उन 5 स्टेट्स में से है एक जो होल्ड कर रही है इलेक्शंस को इंडिया में आने वाले हफ्तों के अंदर। तो ये सारी बातें तो सिर्फ इंडिया की एक स्टेट की बात हो रही है ना। ऐसी बहुत सारी स्टेट्स इंडिया में है और 5 तो इनमें से जिनमें इलेक्शन होने वाले हैं उनमें से खाली एक है उत्तर प्रदेश। ऑल दिस की वर्ब इज दैट की वर्ब आर होल्डिंग, दैट आया 5 स्टेट्स के लिए, 5 स्टेट्स दैट आर होल्डिंग इलेक्शंस। आगे बढ़े। चलो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री हमेशा अपने पहले द लेगी, द बिगेस्ट, द स्मार्टेस्ट, है ना।
कह रहा देयर विल बी लॉट्स ऑफ टॉक ऑफ ए फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी एज एवरी कास्ट एवरी सेक्ट एवरी व्यू विल बी केटर्ड फॉर। कह रहा बहुत सारी बातें होने वाली हैं, देयर विल बी लॉट्स ऑफ टॉक, बहुत सारी बातें होंगी। और किस बारे में भाई? फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में, गणतंत्र के त्यौहार के बारे में। इंडिया में इलेक्शंस क्या होते हैं? दुनिया के लिए फेस्टिवल हो जाता है, इंडिया के लिए फेस्टिवल हो जाता है ना। तो कह रहा है ऐसी बहुत सारी बातें होने वाली हैं इस इलेक्शन के दौरान। अच्छा क्यों होंगी? कह रहा है क्योंकि यस बहुत सारी कास्ट या हर एक कास्ट, हर एक सेक्ट, हर एक व्यू जो है उसको केटर फॉर किया जाएगा। हर आदमी को मौका मिलेगा, हर कास्ट और हर व्यू के इंसान को, कि वो अपना नेता चुने। केटर फॉर करना मतलब किसी को सुविधाएं देना, किसी के लिए केयर करना, है ना, किसी को सर्विस देना। तो सबको सर्विस मिलेगी, सबको वोटिंग का मौका मिलने वाला है। चलिए बढ़े आगे। लॉर्ड्स ऑफ टॉक की वर्ब है विल बी, एवरी कास्ट एवरी सेक्ट एवरी व्यू की वर्ब है विल बी केटर्ड फॉर। केटर या केटर टू और केटर फॉर ये एक ही बात है, या तो केटर टू कर दो या केटर फॉर कर दो, दोनों का मतलब ये होता है किसी को कोई प्रोवाइड करना सर्विस, है ना। आप होटल में गए, आपको खाना दिया होटल वाले ने, आप कहीं बस स्टेशन पे गए, आपको जो है कंडक्टर ने जो है आपकी टिकट काट दी, आपको बस में बैठा दिया। तो कोई भी सर्विस आपको कोई भी देता है तो केटर टू करता है या केटर फॉर करता है। चलिए कह रहा है यूपी या उत्तर प्रदेश मे बी as poor as Mali and deeply divided by caste and religion, but it is also a genuine democracy। कह रहा है उत्तर प्रदेश हो सकता है उतना ही गरीब हो जितना गरीब है माली, है ना, माली नाम का कंट्री। कह रहा है और बहुत डीपली डिवाइडेड भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा बटा भी हो सकता है जाति और धर्म के नाम पे, कास्ट और रिलीजन के नाम पे। कह रहा है लेकिन उत्तर प्रदेश एक जेन्युइन डेमोक्रेसी है, वास्तव में एक जो है रियल डेमोक्रेसी है। कितनी भी गरीबी हो, कितनी भी कास्ट और रिलीजन के यहाँ पे झगड़े हों, लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेसी एक ट्रू फॉर्म के अंदर आपको मिलेगी। यूपी की वर्ब है मे बी, इट की वर्ब है इज। डिवाइडेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, डिवाइडेड का मतलब है बटा हुआ। चलिए ये एज प्लस में एडजेक्टिव प्लस में एज प्लस में एडवर्ब प्लस में एज, ये कॉन्सेप्ट कई बार कर चुके हैं, आज फिर से रिपीट नहीं करेंगे। अपने नोट्स निकाल करके जरूर से देखना, ठीक है, कब बीच में एडजेक्टिव आता है और कब बीच में एडवर्ब आता है। कह रहा इट्स वोटर्स हैव अ मीनिंगफुल चॉइस एंड ऑफन कंफाउंड द पंडित्स। अब देखो ये जेन्युइन डेमोक्रेसी क्यों है? कह रहे इसके वोटर्स के पास एक मीनिंगफुल चॉइस है। यहाँ यूपी में जो वोटर्स हैं, करोड़ों लोग हैं, इनके पास एक सार्थक विकल्प है। और अक्सर ये लोग कन्फाउंड कर देते हैं पंडित्स को। अब देखिए कन्फाउंड, बिविल्डर करना, बैफल करना, पजल करना, किसी को समझ गए ना, किसी को बहुत ज़्यादा पजल कर देना। तो अक्सर ये लोग जो है चकरा देते हैं राजनीति के पंडित्स को। पंडित का मतलब होता है जानकार, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स। आ गया समझ में? वोटर्स की वर्ब है हैव, दूसरी वर्ब है कन्फाउंड, एंड कंजंक्शन के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्फाउंड वर्ड नोट कर लेना, बिविल्डर का सिनोनिम है जो हमने ऊपर सीखा था। कह रहा है जस्ट बिकॉज इंडियन डेमोक्रेसी इज फुल ऑफ लाइफ हाउएवर डज नॉट मीन दैट इट इज हेल्दी। अब ये सेकंड सेंटेंस से, सेकंड पैराग्राफ से शुरू करेगा हमारी डेमोक्रेसी में दिक्कतें क्या है। ये तो आपने बता दिया ऊपर कि डेमोक्रेसी बहुत बड़ी है ना, अपने आप में अजूबा है। अब ये सेकंड पैराग्राफ से बताएगा कि इस डेमोक्रेसी के सामने चैलेंजेस क्या है। कह रहे जस्ट बिकॉज, महज इसलिए कि इंडियन डेमोक्रेसी फुल ऑफ लाइफ है, इंडियन डेमोक्रेसी में बहुत जान है ना, एक जानदार डेमोक्रेसी है। कह रहा है महज क्योंकि ये ऐसा है। हालांकि ये चीज़ जो है ना, ये डज नॉट मीन, नहीं मीन करती है, और क्या कि दैट वो ये कि ये हेल्दी भी है अपने आप में, एक मतलब हेल्दी डेमोक्रेसी भी है ना। चलिए इंडियन डेमोक्रेसी की वर्ब है इस, इट की वर्ब है इस। ये डज नॉट मीन जो है ना, ये पूरे फ्रेज के लिए आया है। जस्ट बिकॉज इंडियन डेमोक्रेसी इज फुल ऑफ लाइफ हाउएवर डज नॉट मीन। अगर आप इसको टेक्निकली देखो तो यहाँ पे इट आना चाहिए था, है ना। वैसे इस तरह के फ्रेज जो हैं कभी भी सब्जेक्ट बनने का काम नहीं करते हैं, बट इसने बना दिया है क्योंकि फॉरेन राइटर्स हैं, उनका लिखने का अंदाज थोड़ा डिफरेंट होता है। इंग्लिश बहुत फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। अगर इंडिया में लिखा होता आर्टिकल तो यहाँ पे इट को यहाँ पे ऐड करना पड़ता। चलिए कह रहा है इट्स मोस्ट कॉमनली लेमेंटेड एलिमेंट इज ग्रोइंग सेक्टेरियनिज्म स्टोक्ड बाय द हिंदू नेशनलिस्ट ऑफ द बीजेपी। कह रहा है इसका सबसे ज़्यादा कॉमनली लेमेंटेड, लेमेंट का मतलब होता है खेद जताना, लेमेंटेड मतलब खेदजनक, है ना, समझ गए ना, जिस पे रिग्रेट हो आपको, जिसका बड़ा दुख हो। कह रहा है इसका सबसे ज़्यादा दुख वाला या खेदजनक जो एलिमेंट है, जो परेशानी है, जो बीमारी है इस डेमोक्रेसी की, वो है बढ़ता हुआ सेक्टेरियनिज्म, बढ़ता हुआ, समझ गए ना, पार्टीवाद, मैं इस पार्टी का, मैं इस पार्टी का। कह रहे जो स्टोक्ड बाय है, जिसको हवा दी गई है, जिसको उकसाया गया है हिंदू नेशनलिस्ट के द्वारा बीजेपी पार्टी के। आ गया समझ में? एलिमेंट की वर्ब है इस। सेक्टेरियनिज्म मैंने आपको बता दिया, जाति या धर्म के नाम पे आप किसी से जुड़ जाते हो और उसकी अच्छाइयों बुराइयों के लिए आंखें बंद कर लेते हो। लेमेंट का मतलब होता है खेद जताना, लेमेंटेड मतलब खेदजनक, स्टोक्ड मतलब भड़काया हुआ, आग को हवा दिया हुआ। बीजेपी एक पार्टी का नाम है, पार्टी के नाम के आगे हमेशा द लगाएं, द बीजेपी, द कांग्रेस, द बीएसपी, एसपी, जो भी पार्टी मिले आपको। चलिए आगे बढ़े। एलिमेंट मतलब बीमारी या चैलेंज, आपकी डिसीज या इलनेस आपकी एलिमेंट होती है। अब मुझे बताओ मोस्ट कॉमनली लेमेंटेड, एडजेक्टिव तो आपने बना ही दिया, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री भी बना दी, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट कॉमनली लेमेंटेड, है ना। तो आप जब भी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री बनाते हो तो उसके आगे द लगाते हो,
लेकिन इस केस में द नहीं लग रहा है मोस्ट से पहले, ऐसा क्यों हुआ? अपने आप से पूछो किस वजह से यहाँ पे मोस्ट से पहले द नहीं लगाया। चलो देख लेते हैं फटाफट से। बहुत सिंपल है, कभी भी किसी पजेसिव से पहले द ना लगाएं। मतलब पजेसिव जो लग गया हो, पजेसिव नाउन हो प्रोनाउन हो, उसके बाद द ना लगाएं। चाहे एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री भी आ रही हो, आपको द को नहीं लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, द बेस्ट टैलेंट ऑफ इंडिया विल पार्टिसिपेट इन द टूर्नामेंट। इंडिया का सबसे अच्छा टैलेंट जो है इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगा। द बेस्ट टैलेंट, बेस्ट के आगे द लगा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री है, नो प्रॉब्लम। अगला देखो, इंडियाज द बेस्ट टैलेंट विल पार्टिसिपेट इन द टूर्नामेंट। इंडिया का सबसे अच्छा टैलेंट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ पे इस केस में अपने इंडियाज, इंडिया का पजेसिव बना दिया है, पजेसिव नाउन आ गया है। अब देखो इस द बेस्ट में से द को निकालना पड़ेगा। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। पजेसिव नाउन हो या पजेसिव एडजेक्टिव हो, उसके बाद द नहीं आता, तो यहाँ पे इंडियाज बेस्ट लिखेंगे द को निकाल के। वैसे ही हर द बेस्ट लॉडेबल क्वालिटी इज हर पेशेंस। उसकी सबसे ज़्यादा, सबसे मोस्ट लॉडेबल, लॉडेबल मतलब प्रशंसनीय है, उसकी सबसे ज़्यादा प्रशंसनीय जो क्वालिटी है, जो गुण है, वो है उसका पेशेंस, उसका मतलब अंदर का पेशेंस, है ना। अब देखो यहाँ पे हर एक पजेसिव है, पजेसिव चाहे नाउन हो चाहे पजेसिव जो है प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, उस केस में भी आपको द को निकाल देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मोस्ट लॉडेबल लिखेंगे। अच्छा एक सेंटेंस और दिखाता हूँ मैं आपको, इसको देख के आप कंफ्यूज हो गए कभी कभी। आप देखोगे डिटर्मिनेशन इज द मोस्ट प्रीशियस ट्रेट फॉर सक्सेस। डिटर्मिनेशन जो है, पक्का इरादा जो है, सबसे प्रीशियस ट्रेट है, प्रीशियस गुण है सक्सेस का। अब देखो यहाँ पे मोस्ट है ना, मोस्ट, ये मोस्ट का कभी कभी द निकला हुआ मिलेगा। तो इस रूल को थोड़ा सा एक्सपेंड अपॉन कर रहा हूँ मैं। लिंकिंग वर्ब्स, इज एम आर वॉज वर, लिंकिंग वर्ब्स जो मेन वर्ब बन के आती हैं, इज एम आर वॉज वर, इनके बाद में द ऑप्शनल होता है। डिटर्मिनेशन इज मोस्ट प्रीशियस ट्रेट, ये भी ठीक है, और डिटर्मिनेशन इज द मोस्ट प्रीशियस ट्रेट, ये भी ठीक है। समझ में आ गया। लिंकिंग वर्ब्स के बाद में द ऑप्शनल होता है, लगाना चाहो तो भी ठीक है, नहीं लगाओ तो भी आपकी श्रद्धा है। चलिए आगे बढ़े। आज के क्विज में आएगा क्वेश्चन, कह रहा है इन उत्तर प्रदेश या यूपी द पार्टी चोज एज चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अ हिंदू क्लरिक हु कास्ट पॉलिटिक्स एज अ स्ट्रगल टू ओवरटर्न द लेगेसी ऑफ 1000 years ऑफ मुस्लिम इन्वेजन्स एंड रिटर्न पावर एंड प्राइड टू हिंदू मेजोरिटी। कह रहा है यूपी में पार्टी ने चूज किया, पार्टी ने चुनाव किया एज ए चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के तौर पे, और किसका भाई? योगी आदित्यनाथ का। और कौन है ये एक हिंदू क्लरिक है, हिंदू साधु हैं, है ना, संत हैं, जो कि कास्ट करते हैं, जो फॉर्मुलेट करते हैं, जो किसी चीज़ को बनाते हैं, और किस चीज़ को? पॉलिटिक्स को, राजनीति को। और क्या बनाते हैं? ये राजनीति को दिखाते हैं बना करके एक स्ट्रगल, एक जंग, और किस चीज़ की? ओवरटर्न करने की, बदल डालने की, उस विरासत को, उस लेगेसी को जो है 1000 साल के मुस्लिम इन्वेजन की, मुस्लिम आक्रमणों की, मुस्लिम अटैक्स की, और रिटर्न करने का पावर को और प्राइड को, गर्व को फिर से हिंदू मेजोरिटी के पास। तो ऐसा आदमी बीजेपी ने चूज़ किया है जो कि पॉलिटिक्स को यूपी में ऐसा बताता है कि ये पॉलिटिक्स एक स्ट्रगल है, कैसे भी करके जो 1000 सालों से मुस्लिम्स ने हमें जो गुलाम बनाया है, जो इन्वेजन किया है ना, पूरी मुगल डायनेस्टी ने, हम उसको बदलेंगे और अपना सारा पावर और जो प्राइड है फिर से हिंदू मेजोरिटी के पास लाएंगे। इस भावना के साथ यूपी में पॉलिटिक्स होती है बीजेपी के द्वारा। आ गया समझ में। पार्टी की वर्ब है चोज, हु की वर्ब है कास्ट। कास्ट का मतलब होता है थ्रो करना या फॉर्मुलेट करना। अगर किसी चीज़ को आप फॉर्मुलेट कर रहे हो, फॉर्मुलेट करना मतलब बनाना, है ना, किसी चीज़ को सही फॉर्म में लाना, तो आप उस चीज़ को कास्ट करते हो। योगी आदित्यनाथ पॉलिटिक्स को इसी तरीके से कास्ट करते हैं यूपी में, इसी तरीके की पॉलिटिक्स वहाँ पे चला रहे हैं। चलिए, इन्वेजन मतलब अटैक, समझ गए ना, अंदर घुस जाना मतलब इन्वेड कर देना। ओवरटर्न एक वर्ड है आपके लिए नया, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को यू टर्न मरवाना। ओवरटर्न का मतलब क्या होता है? पूरा औंधे मुँह कर देना, अप एंड कर देना, टॉपल कर देना, कैप्साइज कर देना। आप जा रहे थे नॉर्थ में लेकिन आ गए हो साउथ में, आ रहा है समझ में? पूरी तरीके से यू टर्न मरवाने को बोलते हैं ओवरटर्न करना। चलिए, कह रहा सच टॉक लीड्स टू फ्रीक्वेंट डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम्स एंड कुड वन डे फ्यूल अ कन्फ्लैग्रेशन। कह रहा है ऐसी बातें लीड टू करती है अक्सर होने वाले भेदभाव और वॉयलेंस के लिए, वॉयलेंस की तरफ, और किसके खिलाफ? मुस्लिम के खिलाफ। और किसी दिन वन डे फ्यूल भी कर सकती है, भड़का भी सकती है एक कन्फ्लैग्रेशन को, एक अनकंट्रोलेबल फायर को देश के अंदर। चलिए, टॉक की वर्ब है लीड्स टू, और टॉक की दूसरी वर्ब है कुड फ्यूल। कन्फ्लैग्रेशन आप जानते हैं, ऐसी सिचुएशन जो कंट्रोल ना की जा सके, है ना। फ्रीक्वेंट मतलब बार बार होने वाला, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। अब देखो, हो सकता है आप अग्री ना करते हो इन पूरी बातों से, या पार्शली अग्री करते हो, या टोटली डिसअग्री करते हो, लेकिन हमें देखना है दुनिया का नज़रिया कंट्री के लिए क्या है, इंडिया के लिए, है ना। तो एक इंटरनेशनल मैगजीन को पढ़ने का ये भी फायदा होता है, आपको पता लगता है लोगों का नज़रिया हमारे लिए कैसा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है अदर वॉइसेज आर शेयर्ड बाय ऑल बिग पार्टीज। कह रहा है जो दूसरे वॉइसेज है, देखिए वॉइस का मतलब होता है दुर्गुण, आपकी जो है गलतियाँ, आपके अंदर की कमियाँ। कह रहे दूसरी जो कमियां हैं इंडियन डेमोक्रेसी की, वो शेयर की जाती हैं सभी बिग पार्टीज़ के द्वारा, खाली बीजेपी की बात नहीं हो रही। वॉइसेस की वर्ब है आर शेयर्ड। अब देखो कौन सी कमियां हैं?
कह रहा है टेक अनदर वरिंग एस्पेक्ट ऑफ द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, मैनी ऑफ देम आर क्रिमिनल्स। कह रहा है एक और वरिंग एस्पेक्ट को देखो और एक परेशान करने वाले पहलू को देखो जो है सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स का। और क्या एस्पेक्ट है? कह रहा है उनमें से ज़्यादातर क्रिमिनल्स हैं, उनमें से ज़्यादातर के जो हैं क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। यहाँ पे टेक वर्ब है, इसका सब्जेक्ट है यू। जब भी वर्ब से बेस फॉर्म से सेंटेंस शुरू होता है तो उसको बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। उसमें किसी को कोई डायरेक्शन देते हो, आप कोई ऑर्डर देते हो या कोई विश जाहिर करते हो। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ ब्रिंग सम वाटर फॉर मी, थोड़ा सा पानी लेकर के आओ मेरे लिए, तो मैं आपको एक ऑर्डर दे रहा हूँ, तो ब्रिंग से सेंटेंस शुरू हो रहा है ना। वर्ब से सेंटेंस शुरू होता है और सब्जेक्ट जो होता है वो वहाँ पे यू होता है, जो कि अनस्पोकन होता है ना। इससे पहले आप सोच लो कि यू लगा हुआ है, तो यहाँ पे यू सब्जेक्ट है और टेक यहाँ पे वर्ब है। एस्पेक्ट मतलब पहलू, इसको फेसेट बोलते हैं। वरिंग मतलब परेशान करने वाला, मैनी ऑफ देम की वर्ब है आर। अब बता रहा है कैसे हैं क्रिमिनल्स। कह रहा है अ शॉकिंग 43% ऑफ दोज हु वॉन सीट्स इन नेशनल पार्लियामेंट एट द मोस्ट रीसेंट जनरल इलेक्शन इन 2019 हैड बीन चार्ज विद क्राइम्स ऑफ सम सॉर्ट। कह रहा है शॉकिंग करने वाला 43% लोग जो हैं, 43%, और कौन से, जिन्होंने जीता सीट्स को नेशनल पार्लियामेंट में अभी हाल ही में हुए जनरल इलेक्शन में, लोकसभा चुनाव में 2019 के अंदर। कह रहा है वो चार्ज विद थे, उनके ऊपर आरोप लगे हुए थे क्राइम्स के, गुनाहों के, किसी ना किसी प्रकार के, ऑफ सम सॉर्ट। आया समझ में? 43% की वर्ब है हैड बीन चार्ज विद, हु की वर्ब है वॉन, हु आया दोज के लिए है ना, उन लोगों के लिए जिन्होंने वॉन किया था, जो जीते थे। चलिए अब एक काम करेंगे, क्राइम से रिलेटेड 5 वर्ड्स हैं अपने पास, गुनाह से रिलेटेड, उनके बाद कौन सा फिक्स्ड प्रेपोजिशन लगता है उसको अपने फटाफट से देखेंगे। 5 वर्ड्स हैं अक्यूज, चार्ज, कॉन्विक्ट, एक्विट और एक्सोनरेट। अक्यूज का मतलब है आरोप लगाना, चार्ज का मतलब है आरोप लगाना, कॉन्विक्ट का मतलब है आरोप को सिद्ध करना, है ना, प्रूव करना किसी के ऊपर ब्लेम को कोर्ट के अंदर। कॉन्विक्ट कौन होता है? जिसका आरोप सिद्ध हो जाता है। एक्विट का मतलब होता है बाइज्जत बरी करना, और एक्सोनरेट का मतलब होता है बाइज्जत बरी करना। एक्विट और एक्सोनरेट एक दूसरे के सिनोनिम है। अब इन 5 के बाद आपको प्रेपोजिशन देखनी है कैसे लगाई जाए। तो याद रखने का तरीका क्या है, इन 5 के बाद ऑफ आता है, ठीक है, इन 5 के बाद फिक्स प्रेपोजिशन ऑफ आता है, सिवा किसके? चार्ज के। चार्ज के साथ आता है विद, ठीक है। और दूसरा एक्सोनरेट के, एक्सोनरेट के साथ में ऑफ और फ्रॉम दोनों आते हैं। तो इसको याद रखने का सीधा सा तरीका है, इन सब के साथ क्या आता है? ऑफ आता है, सिवा किसके? चार्ज के। चार्ज के साथ ऑफ नहीं आता, चार्ज के साथ विद आता है। और एक्सोनरेट जो है उसके साथ में फ्रॉम भी आ जाता है, जो प्रीफर भी किया जाता है, लेकिन ऑफ गलत नहीं है, ऑफ को भी लगा सकते हो। तो ऐसे याद रखना इन 5 वर्ड्स को। चलिए आगे बढ़ेंगे, आज के क्विज में यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। कह रहा है 429% द चार्जेस इन्वॉल्व्ड ग्रेव ऑफेंसेस सच एज रेप और मर्डर। कह रहा है ये जो 43% है, इसी तरीके से अगर 29% को देखो तो जो चार्जेस इन्वॉल्व हैं, जिन पे जो चार्ज लगे हुए हैं, वो इन्वॉल्व करते हैं बहुत ही गंभीर ऑफेंसेस को, गंभीर गुनाहों को, जैसे रेप और मर्डर। तो ऐसा हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल रिकॉर्ड है, लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जो लोग देश में चुनाव जीत के आ रहे हैं। आ गया समझ में? चलो, ये रिसेंटली बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी, सिंगापुर के प्रेसिडेंट ने भी इस तरह की बातें बोल दी थी, है ना। इंडियन गवर्नमेंट ने उस पर बहुत खड़ा जो है अपनी आपत्ति को जाहिर किया था। तो वही बातें हैं ये जो द इकोनॉमिस्ट मैगजीन में सबसे पहले छपी हैं और दुनिया भर के अंदर इस पर बहुत चर्चा हो रही है ना। यहीं से पढ़ के सब लोग बोल रहे हैं। कह रहा है परहैप्स अनसरप्राइजिंगली व्हेन दीज लॉ मेकर्स अराइव इन ऑफिस they do not devote themselves diligently to minutiae of drafting laws। कह रहा है शायद बिना किसी सरप्राइज के, है ना, कोई चंबे की बात नहीं है। कह रहे जब ये लॉ मेकर्स अराइव करते हैं अपने ऑफिस में, जब अपने ऑफिस में आते हैं तो वो डिवोट नहीं करते हैं अपने आप को, वो अपने आप को पूरी तरीके से नहीं लगाते हैं डिलीजेंट फॉर्म में। डिलीजेंट का मतलब होता है पूरी मेहनत से, और किसकी तरफ? मानिशिया की तरफ, ड्राफ्टिंग लॉज के। मानिशिया एक नया वर्ड है आपके लिए, इसका मतलब होता है माइनर डिटेल्स, बहुत स्मॉल डिटेल्स, एकदम बारीकियाँ। ड्राफ्टिंग लॉ मतलब लॉज को ड्राफ्ट करना, नए कानूनों को बनाना। तो ये नेता जो खुद ही केस में फंसे हैं ना, रेप और मर्डर के, इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो? क्या ये अपने ऑफिस में आकर के ढंग से कानून बनाते होंगे? सोचते होंगे कि ये कानून ऐसे बनाया जाए, इससे ऐसे क्राइम कम होगा? तो शायद ये इतना जो है अपने आप को डिवोट नहीं करते होंगे, और ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है। लॉ मेकर्स की वर्ब है अराइव, दे की वर्ब है डू नॉट डिवोट। चलिए, डिलीजेंटली मतलब इन अ डिलीजेंट मैनर, हार्ड वर्क के साथ जब कोई काम करते हो, बहुत लेबर के साथ, बहुत मन के साथ, तो उस काम को आप डिलीजेंटली करते हो। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो पूरे मन से पढ़ाई करता है और दिन में 8 से 10 घंटे करता है और रेगुलरली करता है, तो आप एक डिलीजेंट स्टूडेंट बन जाते हो, क्योंकि आपकी पढ़ाई में हार्ड वर्क है। मानिशिया मतलब बहुत बारीकियाँ, किसी भी चीज़ की स्मॉल या माइन्यूट डिटेल्स। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का, फटाफट से डिवोट नाम की वर्ब को देख लो। इसके बाद आप देख रहे हो देमसेल्व्स, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा हुआ है। अब क्यों लगा हुआ है ये मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, है ना। ही डिवोटेड ऑल हिज टाइम टू राइटिंग हिज बुक। उसने डिवोट कर दिया अपना सारा का सारा वक्त। डिवोट का मतलब होता है न्योछावर कर देना, ऐसा समझ लो। उसने न्योछावर कर दिया अपना सारा का सारा वक्त लिखने के लिए अपनी किताब को।
अब ये सेंटेंस है ना बिल्कुल ठीक है, लेकिन सेकंड सेंटेंस देखो, ही डिवोटेड टू राइटिंग हिज बुक, उसने न्यौछावर कर दिया अपनी किताब पे जो है राइट करने पे। सेकंड सेंटेंस टेक्निकली गलत है, यहाँ पे डिवोटेड के बाद आना चाहिए हिमसेल्फ। ऐसा क्यों? देखो डिवोट एक ऐसी वर्ब है जो ट्रांजिटिव है, हमेशा अपना ऑब्जेक्ट लेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो सब्जेक्ट है उसी के हिसाब से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करते हैं। यहाँ पे डिवोट के बाद ऑब्जेक्ट था ऑल हिज टाइम, यहाँ पे डिवोट के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, तो इसलिए मुझे बीच में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को घुसाना पड़ा। ये सारी वर्ब्स इसी तरीके की हैं, इनको हमेशा आप याद रखें। डिवोट, इंट्रोड्यूस, सेटिस्फाई, एंजॉय, अवेल, प्राइड, प्रोस्ट्रेट, प्रमोट, एब्सेंट, प्रेजेंट, हर्ट, है ना, बेसिक ग्रामर में कर चुके हो। इन वर्ब्स को हमेशा उनका ऑब्जेक्ट दिया जाएगा। अब कुछ एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं कैसे इनके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। वी एंजॉयड इन द फेस्टिवल, हमने एंजॉय किया फेस्टिवल में। और वी एंजॉयड द फूड इन द फेस्टिवल, हमने एंजॉय किया फूड को फेस्टिवल में। फर्स्ट सेंटेंस टेक्निकली गलत है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंजॉय नाम की वर्ब को यूज़ किया गया है। एंजॉय वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं हुआ, इसके बाद आ गई ये प्रेपोजिशन। तो क्या करेंगे, वी का रिफ्लेक्सिव फॉर्म बना देंगे जो कि होता है आवरसेल्व्स। इस तरीके से इन वर्ब्स के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना जरूरी है। लेकिन सेकंड केस में यहाँ पे एंजॉयड के बाद आवरसेल्व्स नहीं आएगा। अच्छा क्यों नहीं आएगा? वर्ब तो लगी हुई एंजॉय, क्योंकि एंजॉय के बाद इसका ऑब्जेक्ट ऑलरेडी रखा हुआ है फूड। जिस भी चीज़ का मजा आपने लिया है, अगर वो चीज़ रखी हुई है एंजॉय के बाद में, एंजॉय वर्ब के बाद में, तो रिफ्लेक्सिव मत लगाओ। अगर वो वर्ब रखी नहीं हुई, वो चीज़ रखी नहीं हुई, तब आपको आवरसेल्व्स लगाना है। देयर आंसर सेटिस्फाइड अस, वी सेटिस्फाइड विद देयर आंसर्स, उनके आंसर्स ने सेटिस्फाई किया हमें और हम सेटिस्फाइड थे उनके आंसर्स के जरिए। बात देखिए, लेकिन सेटिस्फाइड के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया हुआ है, लेकिन सेटिस्फाइड के बाद में यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ, तो यहाँ पे वी के बाद में, सेटिस्फाइड के बाद में आपको आवरसेल्व्स लगाना पड़ेगा ताकि सेटिस्फाइड को एक रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट मिल सके। चलिए बढ़े आगे। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो लोग इसको सिस्टमेटिकली नहीं समझते ना, उन लोगों को ये कॉन्सेप्ट कभी समझ ही नहीं आता कि कैसे बीच में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। कह रहा लास्ट ईयर यूपी's legislature met for only 70 days and the process of legislating is becoming ever more perfunctory। कह रहे पिछले साल यूपी का लेजिस्लेचर मिला, यूपी की विधानसभा मिली, और कब? सिर्फ 17 दिनों के लिए। और जो प्रोसेस है लेजिस्लेशन की, प्रोसेस है कानून बनाने की, वो बनती जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा परफंक्टरी, यानी कि सरसरी। सिर्फ 17 दिन मिलते हैं साल में, विधानसभा काम करती है ना, पूरे फ़ायदे उठाते हैं सब चीज़ों के, और 17 दिन ही काम करते हैं पूरे साल में। और ये सारी प्रोसेस जो है वो वहाँ के नेता बाबू कर रहे हैं, वहाँ के नेताओं को कुछ नहीं पड़ा है, यानी जो है ब्यूरोक्रेसी जो है सारे काम कर रही है, नेता जो है परफंक्टरी मैनर में सरसरी तौर पे कानून बना रहे हैं। लेजिस्लेचर की वर्ब है मेट, प्रोसेस की वर्ब है इज बिकमिंग। चलिए आगे बढ़े। परफंक्टरी वर्ब आप देख चुके हो ना, सरसरी, सुपरफिशियल। कह रहा है campaign finance is another worry. The BJP has introduced what it calls electoral bonds, which allow individuals and businesses to donate unlimited sums to political parties in secret in effect। कह रहा है कैंपेन फाइनेंस जो है वो एक और वरी है, कैंपेन में लगने वाला पैसा है, चुनावी पैसा, वो अलग से एक नई हमारे लिए चिंता है। कह रहा है बीजेपी ने इंट्रोड्यूस किया है एक ऐसी चीज़ को, एक ऐसी चीज़ को जिसको ये कॉल करती है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। कह रहा है और जो अलाउ करते हैं लोगों को और व्यापारों को कि वो डोनेट कर सकें अनलिमिटेड सम्स को, है ना, बिना किसी लिमिट के सम्स को पॉलिटिकल पार्टीज को, सीक्रेट के अंदर, बिल्कुल राज के साथ, इन इफेक्ट वास्तव में। आया समझ में? तो कैंपेन फाइनेंस खराब तरीके से हो रहा है। बीजेपी की वर्ब है हैज इंट्रोड्यूस्ड, इट की वर्ब है कॉल्स, विच की वर्ब है अलाउ। विच आया है बॉन्ड्स के लिए, इन बॉन्ड्स के प्लूरल होने की वजह से विच की जो वर्ब है वो भी प्लूरल है ना। रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट होगा वही वर्ब को डिसाइड करेगा। इन इफेक्ट मतलब होता है प्रैक्टिकली। कह रहा है द बीजेपी hoovers up 3/4 of the money donated in this way, but other parties are also happy to accept the scraps। कह रहा है बीजेपी जो है वो हूवर अप करती है। हूवर अप का मतलब होता है कंज्यूम कर देना, इसको आप हिंदी में बोलेंगे निगल लेना, है ना, डिवोर कर लेना। जैसे एक अजगर होता है ना, निगल जाता है ना, वो हूवर अप करता है। बीजेपी जो है वो निगल जाती है, कंज्यूम कर देती है, क्लीन अप कर देती है, सफाई कर देती है 3/4 का जितनी भी सारी मनी डोनेटेड होती है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। लेकिन दूसरी पार्टीज भी हैप्पी हैं, दूसरी पार्टीज भी बड़ी खुश हैं एक्सेप्ट करने में बचे कुचे को, स्क्रैप्स को। आगे समझ में? बीजेपी की वर्ब है हूवर्स अप, अदर पार्टीज की वर्ब है आर। स्क्रैप मतलब या तो कबाड़ या किसी चीज़ का छोटा सा हिस्सा, कोई चीज़ का, मशीन का छोटा सा पार्ट होता है ना, उसको अपने बोलते हैं स्क्रैप मटेरियल, है ना, स्क्रैप पार्ट, स्पेयर पार्ट। या फिर स्क्रैप का मतलब होता है कबाड़ में जो फेंकने वाला सामान होता है। दोनों ही स्क्रैप के मीनिंग्स है। चलिए 3/4 आप यहाँ जानते हैं, 3 लगा हुआ आगे इसलिए क्वार्टर के पीछे एस आया। अगर 1 लगा होता तो क्वार्टर के पीछे एस नहीं आता। ऑलरेडी कर चुके हो ना कॉन्सेप्ट। That it is impossible to allay suspicions that India's industrialists are buying favors from the government, since no one knows who is making donations, much less whether there might be any quid pro quo involved।
कह रहा है ये इम्पॉसिबल है, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि आप अले कर सकें, आप कम कर सकें सस्पिशंस को, इन सारे शकों को। दैट वो ये कि भारत के बिजनेसमैन बाय कर रहे हैं फेवर्स को, भारत के बिजनेसमैन पैसा दे करके एहसान को ले रहे हैं सरकार को, है ना, पैसा दे करके सरकार से अपना फेवर बाय कर रहे हैं, सरकार से अपने लिए गुडविल बाय कर रहे हैं। कह रहे क्योंकि कोई भी नहीं जानता है कि कौन दे रहा है डोनेशन को, कौन दे रहा है पैसे को, और ये बात तो बिल्कुल भी नहीं जानता है, मच लेस वेदर हाँ या ना, कि कोई क्विड प्रो क्रो इन्वॉल्व है या नहीं। क्विड प्रो क्यो का मतलब होता है एक हाथ दे एक हाथ ले, मैं तेरा फायदा करवाऊंगा तू मेरा करवा। अमेरिका में इसको बोलते हैं यू स्क्रैच माई बैक एंड आई योर्स, ये एक इडियम है, अमेरिकन इडियम। तो ऐसा है कि हमें किसी को पता ही नहीं है कि कौन किसका फ़ायदा ले रहा है, क्योंकि यही नहीं पता पैसा कहाँ से इन पार्टीज़ के पास आ रहा है। इट की वर्ब है इज, इंडस्ट्रीज़ की वर्ब है आर बाइंग, नो वन की वर्ब है नोस, हु की वर्ब है इज मेकिंग, क्विड प्रो क्यो की वर्ब है माइट बी। बढ़े आगे, एले, पेसिफाई, एमिलिएट, मॉलिफाई, एलिविएट, सब एक दूसरे के सिनोनिम है किसी चीज़ की इंटेंसिटी को कम करना। चलिए लास्ट पैराग्राफ है, अब ये कंक्लूड करेगा। कह रहा है बाय अपहोल्डिंग पॉलिटिकल फ्रीडम्स फॉर 75 ईयर्स बार अ 2-year hiatus under Congress in 1970s, India, the planet's most populous democracy, has set a heartening precedent for the developing world. कह रहा है अपहोल्ड करके, अपहोल्ड करना मतलब बनाए रखना, मेंटेन रखना, प्रिजर्व करना। कह रहा है बनाए रख करके सियासी फ्रीडम्स को, पॉलिटिकल फ्रीडम्स को 75 सालों तक। कह रहा है छोड़ दो, उसमें बार कर दो, एक्सेप्ट फॉर कर दो 2 साल के पॉज को, 2 साल के हाइटस को, जो लगा था कांग्रेस के अंडर में 1970 के दौरान। तो कह रहे इमरजेंसी के 2 साल छोड़ दो, कह रहा उनको छोड़ करके बाकी के 75 साल तक पॉलिटिकल फ्रीडम्स को बनाए रख करके इंडिया जो है ना, जो प्लेनेट का सबसे पॉपुलस कंट्री है, पॉपुलस डेमोक्रेसी है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, उसने सेट कर दिया है एक बड़े ही गर्मजोशी वाले प्रेसिडेंट को, एग्जाम्पल को पूरे डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए। आया समझ में? 75 सालों से अपनी डेमोक्रेसी को बनाए रख करके इंडिया एक परफेक्ट एग्जाम्पल है दुनिया के सामने कि कैसे डेवलपिंग वर्ल्ड भी अपने यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को रख सकता है बना करके। इंडिया की वर्ब है हैज सेट, हार्टनिंग मतलब जो बहुत ही एनकरेजिंग हो, जो आपके दिल को खुश कर दे, हार्ट को खुश कर दे, हार्टनिंग, चीयरिंग या एनकरेजिंग। प्रेसिडेंट मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल किसी भी चीज़ का, इसको पैराडाइम या एग्जाम्पलर भी बोलते हैं। हाइटस आप जानते हैं, ब्रेक है ना, पीरियड ऑफ ब्रेक या इंटरप्शन। बार का मतलब होता है सेव फ्रॉम या एक्सेप्ट फॉर, बार का मतलब होता है छोड़ करके इस चीज़ को। पॉपुलस का मतलब होता है पॉपुलेशन से भरा हुआ, है ना, पॉपुलस मतलब आबादी से भरा हुआ। पॉपुलस और पॉपुलर 2 अलग अलग वर्ड्स हैं, इनको कंफ्यूज मत करना। पॉपुलस मतलब फुल ऑफ पीपल और पॉपुलर का मतलब होता है फेमस, ठीक है ना। पॉपुलर और पॉपुलस 2 अलग अलग वर्ड्स हैं। चलिए आगे बढ़े। ये प्रेसिडेंट वर्ड है ना, इस पर एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं फटाफट आपको करवा देता हूँ। एक वर्ड है प्रेसिडेंट, जो मैंने आपको अभी बताया। प्रेसिडेंट का मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पलर, किसी भी चीज़ की मिसाल। एक दूसरा वर्ड है प्रेसिडेंस, इसका मतलब होता है प्रेफरेंस, प्रायोरिटी, ठीक है ना। जैसे आप पढ़ाई और मूवीज़ दोनों में से प्रेसिडेंस देते हो पढ़ाई को, प्रायोरिटी देते हो पढ़ाई को, है ना, तो वो प्रेसिडेंस का मतलब है किसको आप वरीयता दे रहे हो। तो इसका प्रेसिडेंट नाम के वर्ड से कोई भी कनेक्शन नहीं है, दोनों अलग वर्ड्स हैं। बढ़े आगे। कह रहा बट दीज डेज इट इज़ लुकिंग लेस एंड लेस लाइक ए मॉडल। कह रहा लेकिन आजकल इंडियन डेमोक्रेसी दिख रही है कम ही कम, मतलब रोज़ कम होती हुई एक मॉडल की तरह है। पहले तो बहुत अच्छी थी, 75 सालों से आज भी देखने में बहुत अच्छी है, लेकिन रोज़ जो है इसकी स्टेट जो है ख़राब होती जा रही है। इट की वर्ब है इज़ लुकिंग। कह रहा इन अ वर्ल्ड वेयर अथॉरिटेरियन चाइना सीम्स टू ग्रो स्ट्रॉन्गर बाय डे by the day, it has never been more important for India not just to hold elections but to repair the underpinnings of its democracy too. कह रहे एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे तानाशाही चाइना दिखाई देता है ग्रो करता हुआ स्ट्रॉन्गर हर रोज़ बाय द डे, एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे तानाशाही चाइना की रोज़ हमें और ज़्यादा मजबूती से बढ़ती हुई आगे दिखाई देती है। कह रहा है इसमें इतना इंपॉर्टेंट कभी भी नहीं रहा, इट हैज़ नेवर बीन मोर इंपॉर्टेंट, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कभी रहा ही नहीं है ये चीज़। और किसके लिए? इंडिया के लिए। ना केवल होल्ड करना इलेक्शंस को, बल्कि रिपेयर भी करना, और किसको? अंडरपिनिंग्स को, सपोर्ट को, अपनी इस डेमोक्रेसी के लिए भी। तो चाइना का एग्जाम्पल आप देख ही रहे हो, अथॉरिटेरियन स्टेट है, हर रोज़ मजबूत होती जा रही है। चाइना को देख करके बहुत सी दूसरी कंट्रीज जो हैं अपने यहाँ पे अथॉरिटेरिज्म को बढ़ावा देंगी। ऐसी एक दुनिया के अंदर इंडिया ही एक ऐसा एग्जाम्पल है जो सबको ये दिखा सकता है कि आप डेमोक्रेटिक होकर के भी चाइना की तरह स्ट्रांग हो सकते हो, चाइना को जवाब दे सकते हो ना। तो आप एक होप हो बाकी डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए। चाइना की वर्ब है सीम्स, इट की वर्ब है हैज़ नेवर बीन। नॉट जस्ट, नॉट ओनली और बट ऑल्सो, उसी को नॉट जस्ट और बट ऑल्सो भी बोलते हैं। बट ऑल्सो के बाद में ऑल्सो कभी कभी नहीं भी लगाया जाता। इनके बाद जिस पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड होता है सेम रहता है वो। तो यहाँ पे नॉट जस्ट के बाद में एक इन्फिनेटिव लगा हुआ है, यहाँ पे बट के बाद में भी एक इन्फिनेटिव को यूज़ किया है।
याद है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये वही है, नॉट जस्ट प्लस में बट। अंडरपिनिंग मतलब सपोर्ट, किसी भी चीज़ का कोरोबोरेशन। चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, कुछ चीज़ों से मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा लिखा हुआ आर्टिकल है और परफेक्ट एनालिसिस है किसी भी चीज़ का न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि इंडिया की बात होगी तो मैं तो या आप जो हैं भावुक होकर के सोचेंगे, लेकिन अगर न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो काफ़ी हद तक ये आर्टिकल बहुत अच्छा है ना। अथॉरिटेरियनिज्म का मतलब होता है ऑटोक्रेटिक, डिस्पोटिक या डिक्टेटोरियल, ऐसी चीज़ जो तानाशाही हो उसको बोलते हैं अथॉरिटेरियनिज्म। यहाँ पे कांग्रेस के आगे द लगना चाहिए था, पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन इसने नहीं लगाया, एक छोटी सी गलती है, माफ़ कर देते हैं। चलो आ जाओ आर्टिकल के क्विज पे। मैं कोशिश कर रहा हूँ वीक में एक आर्टिकल जरूर लेकर के आऊँ। जरूर से मुझे बताया करो कि आर्टिकल्स आपको अच्छे लगते हैं, फॉरेन आर्टिकल्स या नहीं, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए, इस प्रैक्टिस को, कम से कम एक आर्टिकल वीक में फॉरेन मैगजीन से हम जो है लेकर के करें। 5-6 क्वेश्चन आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा है कॉन्विक्ट के बाद में कौन सी प्रेपोजिशन लगे, तो अक्यूज, चार्ज, कॉन्विक्ट, एक्विट, एक्सोनरेट, इनके बाद में प्रेपोजिशन कौन सी लगेगी आप सीख चुके हो, है ना। तो यहाँ पे सही वाली प्रेपोजिशन को चूज करेंगे। सेकंड के अंदर 4 वर्ड्स आपके पास, चारों में से सही वर्ड को आपको यहाँ पे चूज करके लगाना है, ठीक है। पब्लिशिंग, परफेक्टरी, अंडरपिन, हार्डनिंग या हाइटस। थर्ड में आपसे प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंस, इन दोनों में से करेक्ट वर्ड को चूज करने को बोला है। ये मैंने अभी भी आपको करवाया, आपको आ ही गया ऑलरेडी, है ना, प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंस। तो सही वर्ड को आप चूज करें। इनके आंसर्स मिलेंगे आपको कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में डाल रहा हूँ, वहाँ से मैच कर लेना कितने आपके सही हैं, बताना मुझे जरूर से। चौथे और पाँचवें में 2 एरर्स मिलेंगी। थ्रोंग नाम के वर्ड को देखो कैसे यूज़ किया गया है, और बर्स्ट नाम की वर्ब को देखो कैसे यूज़ की गई है। चेक करोगे तो 2 एरर्स शायद आपको इसमें मिल जाए। 6 सेंटेंस के अंदर आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस सही तरीके से यूज़ हुआ है, मतलब कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। अगर दोनों करेक्ट हैं तो सी आंसर है, कोई भी नहीं है तो डी है, और अगर दोनों में से एक मिले तो वो आपका आंसर बन जाएगा। इसमें आपको हिंट दे देता हूँ, इंट्रोड्यूस नाम की वर्ब की तरफ देखना किस तरीके से यूज़ की गई है। चलो, सबके आंसर डाल रहा हूँ कमेंट्स में, इसी वीडियो के नीचे फर्स्ट कमेंट से जाके चेक करो। आउट ऑफ 6 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। आर्टिकल से कितना आप एग्री करते हो, है ना, समराइज कर सको अपने पॉइंट्स को, तो जरूर से 2 या 3 सेंटेंस में लिख करके बताना आपको क्या लगता है, क्या सही में चैलेंजेस इंडिया के सामने खड़े हैं या नहीं खड़े हैं ना। लिखो के कमेंट सेक्शन में, लिखने से आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होंगी। एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें सेशन को। कोई भी आपके पास क्वेरी हो रिलेटिंग टू कोर्सेज, आपको कोर्स बाय करने हो, आपको पूछना हो कौन से कोर्स में क्या मिलेगा, ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप करें, मेरी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। अंटिल देन, साइनिंग आउट।